हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम रोमन साम्राज्य से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ है ये वीडियो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर है वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी अच्छे से देखना है और याद रखना है। तो कौन थे वो 3 मुख्य खिलाड़ी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये तीनों ही क्या थे? मुख्य खिलाड़ी थे रोमन साम्राज्य के। देखिए रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में निम्नलिखित 3 मुख्य खिलाड़ी थे, सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना। सम्राट कौन था? रोमन साम्राज्य में सम्राट शासन का वास्तविक स्रोत था। अभिजात वर्ग, रोम के धनी परिवारों को अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग कहा जाता था। सेना, सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना भी थी। तो ये तीनों ही मुख्य खिलाड़ी थे किसके? रोमन साम्राज्य के। ये आपको याद रखना है। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत डैश क्षेत्र आता था। कौन सा क्षेत्र आता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत यूरोप का क्षेत्र, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र और उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र आता था। देखिए इस साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र थे। फारसी साम्राज्य इसका प्रतिद्वंदी था जो फुरात नदी के पूर्व में स्थित था। रोमन साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर लातीनी और यूनानी भाषाएं बोली जाती थी। तो ठीक है, इसका जो विस्तार था देखिए 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। पेपाइरस क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा? पेपाइरस। तो सही आंसर है बी, पौधा। पेपाइरस क्या था? पेपाइरस पौधा था। देखिए पेपाइरस सरकंडे का पौधा था तथा यह पौधा मिस्र नदी के किनारे उगता था। इस पौधे के प्रयोग से ही रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री बनाई जाती थी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपाइरस का प्लांट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। और रोम और कहाँ के लोग, मतलब डैश है तो कहाँ के लोग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, ईरान। रोम और ईरान के लोग आपस में क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। ये आपको याद रखना है। देखिए रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी वो अलग करती थी। मतलब एक तरीके से दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। तो पड़ोसियों में तो अक्सर लड़ाई होती रहती है, तो इन दोनों के बीच भी क्या थी? लड़ाई थी। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? कौन था वो? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, गैलिनस। गैलिनस ने सेनेटर के सेना में सेवा करने के लिए पाबंदी लगा दी थी। देखिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज में मिला लिया गया और निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। एक नया सम्राट वर्ग बन गया जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राट का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे ये नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान हटाकर इस नए वर्ग को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करी। मतलब जब नया वर्ग बन गया था तो पुराने में गैलिनस ने क्या किया था? सेनेटर में सैनिकों को जाने से रोका था। एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मटके या कंटेनर से संबंधित है एम्फोरा। देखिए ये क्या था? एम्फोरा बहुमुखी कंटेनर थे जिसका व्यापक रूप से रोमन साम्राज्य में जैतून का तेल, शराब, अनाज और अन्य वस्तुएं जैसे विभिन्न सामानों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्फोरा कई बार पूछा गया है। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रिंसिपेट। उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपेट कहा जाता है। किसने की इसकी स्थापना? तो ऑगस्टस के द्वारा की गई है। देखिए प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि ऑगस्टस एक क्षत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा
गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था और बिल्कुल भी निरंकुश शासक नहीं था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑगस्टस के बारे में आपको याद रखना है। सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें डैश वर्ग को शामिल किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सेनेट में कुलीन, अभिजात, जमींदार सभी को शामिल किया गया था। देखिए सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में, जब रोम एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर उसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का दिनारियस का वजन कितना ग्राम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4.5 ग्राम। आपको याद रखना है कितना था, तो 4.5 ग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए जो दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का है जिसका वजन 4.5 ग्राम है, जिसमें 91.7% तक शुद्ध चांदी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिनारियस में कितने परसेंट शुद्ध चांदी है, तो 91.7% शुद्ध चांदी है। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो एक प्रमुख खिलाड़ी इनमें से कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अभिजात वर्ग एक प्रमुख खिलाड़ी था। देखिए रोम के धनी परिवारों को अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग कहा जाता था। ये धनी परिवारों के लोग रोमन शासन सत्ता की प्रमुख इकाई सेनेट के सदस्य होते थे। सेनेट वह निकाय था जिसमें उन दिनों, जब रोम एक गणतंत्र था, सत्ता पर नियंत्रण बनाकर रखता था। रोम में सेनेट की सदस्यता जीवन पर्यंत चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ग कौन सा था? अभिजात वर्ग। ईरान में ससानी वंश आक्रामक वंश कब उभरकर सामने आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 225 ईस्वी में ईरान में ससानी वंश उभरकर आया था। देखिए 225 ईस्वी में ईरान में एक अत्यधिक आक्रामक वंश उभरकर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे। केवल 15 वर्षों के भीतर ही वह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। एक प्रसिद्ध शिलालेख से पता चलता है कि इस वंश के शासक शाहपुर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था। उसने रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी अधिकार कर लिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ससानी वंश आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता डैश थी? तो क्या थी रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एकल परिवार। ठीक है, यहाँ पे एकल परिवार होते थे। देखिए रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता ये थी कि उस समय समाज में एकल परिवार का चलन व्यापक स्तर पर था। जो वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार में नहीं रहता था और वयस्क भाई भी ज्यादातर अलग ही रहते थे। तो ये आपको याद रखना है। रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर लगभग डैश से अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं। कितने मटकों के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 5 करोड़। कितने मटकों के? तो 5 करोड़। रोम में मोंटी टेस्टेकियो नामक स्थल से ऐसे 5 करोड़ से अधिक एम्फोरा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मटके का ही शेप है एक एम्फोरा, तो 5 करोड़ से अधिक एम्फोरा प्राप्त हुए हैं। सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मकदूनिया। आपको याद रखना है, सिकंदर यूनान के मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया या मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। वह अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसिडोनियन के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर के बारे में पूछा जाता है। पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं या पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, हाथ से लिखी पुस्तक ही क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। देखिए पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। निम्नलिखित में से किससे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र से अलग होते हैं जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है और यहाँ रोम के साम्राज्य का दिल था। रोम भूमध्य सागरीय और
समुद्र के आसपास के सभी क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में ही हावी था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर रोम साम्राज्य का हृदय था। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोडोसियस। आपको थियोडोसियस का नाम यहाँ पर याद रखना है। देखिए, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया जब सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने 380 में थेसालोनिका का आदेश जारी किया और कॉन्टेस्टाइन ने केवल इसे वैध बनाया था। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, कई जगह आता है कि कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ईसाई धर्म को वैध किया गया था या फिर आधिकारिक धर्म बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। कॉन्स्टेंटाइन ने सिर्फ इसे वैलिड किया था, इसे वैध धर्म बनाया था और ये सुनिश्चित किया था कि सम्राट के पास धर्म सभा में एक सीट होनी चाहिए। ये काम ये कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया था, जबकि जो थियोडोसियस है इसने जो ईसाई धर्म है उसे क्या किया था, जो रोमन साम्राज्य है उसका आधिकारिक धर्म बना दिया था। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, उस समय ईसाई धर्म के अनुयायी साम्राज्य की आबादी का अधिकतम 10वां हिस्सा प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि एक बार जब इसे वैध कर दिया गया तो इसने वास्तव में बहुत ज्यादा प्रगति करी। मतलब जो कॉन्टेस्टाइन थे इन्होंने वैलिड कर दिया था किसे, ईसाई धर्म को। इसके बाद इसने बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करी इस धर्म ने, ये बात सही है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसे आधिकारिक धर्म किसने बनाया है, तो करेक्ट आंसर थियोडोसियस ही होगा। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के कौन से दो सशक्त राज्य थे? कौन से दो सशक्त राज्य थे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रोम और ईरान। ठीक है, इस टाइम पे कौन थे? तो रोम और ईरान। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक रोम और ईरान दो सशक्त राज्य थे। ग्रह युद्ध का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सत्ता हथियाना। देखिए, कभी भी ग्रह युद्ध हो रहा है इसका मतलब यही है कि सत्ता हथियाने का काम चल रहा है। तो तीसरी शताब्दी के संकट के साथ साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लौट आई, जिसमें केवल 50 वर्षों में कम से कम 26 ग्रह युद्ध हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, 50 वर्षों में 26 ग्रह युद्ध हुए, क्योंकि हड़पने वालों ने शाही सिंहासन की मांग की थी। चौथी और 5वीं शताब्दी ईस्वी में हड़पने वालों का नियमित उदय होता रहा और उसके बदले क्या होते रहे? ग्रह युद्ध होते रहे। दिनारियस क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है। सही आंसर है बी, चांदी का सिक्का। दिनारियस एक चांदी का सिक्का था। ठीक है, प्राचीन रोम का एक चांदी का सिक्का और मौद्रिक इकाई थी दिनारियस। पहली बार तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में जारी किया गया था। उसके मूल्य में उतार चढ़ाव आया और कुछ समय के लिए वो कांस्य सिक्के के रूप में भी प्रकट हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा चांदी का एक सिक्का। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1000 से 1500 तक। ठीक है, जो रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवार थे उनकी आय 1000 से 1500 तक थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 से 1500 तक थी। यह श्रेणी समृद्ध लोगों में शामिल थी। आय प्रति वर्ष 4 लाख सेस्टर से 10 लाख सेस्टर के बीच थी। इन परिवारों में रोमी सम्राट द्वारा नियुक्त अधिकारी, पुजारी, विद्वान और अन्य समृद्ध लोग शामिल थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जैतून का तेल। आपको याद रखना है, जैतून का तेल। देखिए, स्पेनिश जैतून का तेल एक विशाल व्यावसायिक उद्यम था जो 140 से 160 के बीच के वर्षों में अपने चरम पर पहुंच गया था। इस काल का स्पेनिश जैतून का तेल मुख्यतः ड्रेसल 20 नामक कंटेनर में ले जाया करते थे। आपसे ये भी पूछा जाएगा ड्रेसल 20 में क्या ले जाया करते थे? तो ड्रेसल 20 भूमध्य सागर के विभिन्न स्थलों पर व्यापक रूप से बिखरा हुआ था और इसी में क्या किया जाता था? जैतून का तेल भर के पहुंचाया जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कम से कम अपने 5 एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप लोग से इतने सपोर्ट की उम्मीद तो दोस्तों मैं कर ही सकती हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? ठीक है, तो ये कितने ग्राम का था? यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो देखिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, लगभग 4.5 ग्राम का ये होता
था और इसमें चांदी कितनी होती थी, तो 91.7% इसमें शुद्ध चांदी होती थी। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का है जिसका वजन 4.5 ग्राम है, जिसमें 91.7% शुद्ध चांदी होती थी। रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सरकार के पास मुद्रा कम थी इसीलिए बंद कर दिया था चांदी के सिक्के ढालना। देखिए प्रारंभ में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था। दिनारियस रोम का एक प्रसिद्ध सिक्का था। सिक्कों को ढालने के लिए चांदी स्पेन की खानों से आती थी, लेकिन रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना बंद कर दिया क्योंकि परवर्ती साम्राज्य में स्पेन को खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी। स्पेन की जो खान है उससे चांदी मिलना बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। तो सम्राट कॉन्टेस्टाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित कर दी थी। मतलब चांदी के बंद हो गए थे तो सोने के सिक्के स्टार्ट हो गए थे। रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष और सैनिक विजय के कारण ऑगस्टस का शासनकाल जाना जाता है। देखिए रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए जाना जाता है। इसका कारण यह था कि राज्य में शांति लंबे समय अतिरिक्त संघर्ष और सैनिक विजयों के बाद आई थी। बहुत लंबे समय के बाद अतिरिक्त संघर्ष और सैनिक विजय के बाद आई थी, इसलिए इसे शांति के काल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, 4वीं शताब्दी में। ठीक है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना। देखिए 380 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस ने थेसालोनिका का आदेश जारी किया, जिसने ईसाई धर्म, विशेष रूप से निकेन ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जिसका प्रयोग मानव इकाई के लिए किया गया उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति एकाश्म। क्या कहते हैं उसे? संस्कृति एकाश्म। एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा है जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया गया। रोम में शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सार्वजनिक स्नान गृह था, अकाल में भी बेहतर सुविधाएं थी और मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। ठीक है, रोमन कस्बों के अंदर मंदिरों के बगल में अलग अलग इमारतें थी जिनमें घर, मिलने का स्थान, कार्यशालाएं, स्नान घर, दुकानें, शौचालय और यहाँ तक कि एक एम्फी थिएटर भी शामिल थे। शहर बहुत बड़े थे और डिजाइन किए गए थे ताकि सड़कें कस्बों को पार कर सके और वे अलग अलग ब्लॉक बनाते थे जिन्हें इंसुले कहा जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। कोलोजियम में जंगली जानवरों का मुकाबला देखने के लिए कितने दर्शक बैठ सकते थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 60,000। 50 से 60,000 दर्शक यहाँ पर बैठ सकते थे। देखिए कोलोजियम की क्षमता 60,000 दर्शकों की थी, जो उस समय में साधारण बात नहीं थी। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयां हुआ करती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। ग्लेडिएटर बाघों से लड़ते थे। ऐसा सब होता था कोलोजियम में। रोम साम्राज्य में क्या शामिल था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा भाग, ये सभी क्या थे? ये सभी शामिल थे रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सहारा रेगिस्तान। रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान ने प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य किया, जिसने रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्माण किया। रोमनों ने सीमा पर गश्त करने के लिए ड्रोमेटरी ऊंट का इस्तेमाल किया और विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को चिन्हित करने के लिए नींबू या किलेबंद सीमा चौकियों की स्थापना भी करी। तो दक्षिण से इनकी रक्षा के लिए क्या था? सहारा रेगिस्तान, जो इनकी बहुत हेल्प हो जाती थी क्योंकि वहां पर सहारा रेगिस्तान था इनके दक्षिणी हिस्से में। बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य में थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर है डी, फारस की। देखिए बलात भर्ती सेना, फारस के राज्य की सेना बलात भर्ती वाली थी। इसका अर्थ यह है कि राज्य के कुछ वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी ही पड़ती थी, लेकिन ये कहाँ का था? फारस का था। जबकि रोम में कैसी सेनाएं थी? तो रोम में व्यावसायिक सेना होती थी।
रोमन शहरी जीवन में मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी 176 दिन। आपको याद रखना है कितने दिन, तो 176 दिन। देखिए यहाँ पे रोम के कैलेंडर से पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन थे जहां वहां कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम अवश्य होता था। तो मतलब कि 176 दिन ऐसे थे उनके कैलेंडर में जो मनोरंजन के लिए थे, जहां पे मनोरंजन कार्यक्रम होते ही थे। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और आगे आपको और कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी 1 और 2, यानी कि लातीनी और यूनानी। आपको याद रखना है रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा लातीनी और यूनानी थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए रोम के इतिहास में स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज या भौतिक अवशेष। देखिए पाठ्य सामग्री क्या होती थी? इसमें समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि शामिल थे। फिर आता है प्रलेख या दस्तावेज। दस्तावेजों में मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेख, पेपाइरस तथा पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियां शामिल थी। फिर आता है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की वस्तुएं शामिल है। इन्हें पुरातत्वविदों ने खुदाई या क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा खोजा था। तो ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही स्रोत हैं इतिहास के रोमन साम्राज्य के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे टॉप 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और प्लीज इसे जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को आगे बढ़ाना, चैनल को ग्रो कराना, ये सब आपके ही हाथों में है दोस्तों। तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज इसे कम से कम 5 एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।